टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, क्या आपको चीकूपुर का गांव याद है जहां पर एक 12 साल के बच्चे ने पूरी गांव की सोच बदल दी थी? तो उसी तरह अब जब हम सिटीज और टाउन्स की तरफ जा रहे हैं तो अभी हम यहाँ पर एक ऐसी सिटी में जा रहे हैं जिसका नाम है नगरपुर, और वो एक बहुत ही सुंदर सिटी है। ये एक ऐसी सिटी है जहां पर रोड्स वेल मेंटेन्ड है, पार्क्स है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, सफाई का खास ध्यान रखा गया है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। लेकिन एक दिन ना सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। होता कुछ ऐसा है कि सड़कें टूट जाती हैं, सड़कों में गड्ढे पड़ जाते हैं, कूड़ा सड़कों में, रोड्स पे, पार्क्स पे बिखरा हुआ मिलता है, और स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं करती हैं, और लोग चिल्ला रहे होते हैं कि ये काम किसने किया, ये किसका काम है। तभी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसका नाम है अनन्या, वो अपने पापा से पूछती है कि पापा, ये किसका काम है, ये सब कौन देखता है? गवर्नमेंट ना। तो तभी उसको याद आता है कि हाँ पापा, हमने स्कूल में पढ़ा था कि विलेजेस में पंचायती राज होता है, जो विलेजेस के लोगों का, विलेजेस का ध्यान रखता है और विलेजेस की डेवलपमेंट कराने में विलेज के लोगों की हेल्प करता है। तो यहाँ भी तो कुछ होता होगा, है ना पापा? तो पापा ने कहा मुस्कुराते हुए कि हाँ बेटा, यहाँ पर भी एक ऐसी ही गवर्नमेंट होती है जो लोकल लेवल पर काम करती है और शहरों के और टाउन्स के डेवलपमेंट का काम करती है। तो एग्जैक्टली जिस तरह हमने गांव की बात की थी, उसी तरह अब हम शहरों में आ गए हैं, और शहरों में दो तरह की चीजें एग्जिस्ट करती है, मतलब दो तरह की लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। पहली है म्यूनिसिपल कमेटीज और दूसरी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। दोनों में क्या फर्क होता है, ये जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि विलेजेस, टाउन्स और सिटीज में डिफरेंस क्या होता है। तो जो बच्चे जिन्होंने विलेजेस देखे हैं उन्होंने देखा होगा कि विलेजेस एकदम शांत, एकदम स्लो सी लाइफ, एकदम रिलैक्स से लोग, और बिल्कुल भी भीड़ भाड़ वाले एरियाज नहीं होते हैं। लोग आराम से अपनी अपनी जमीनों में रहते हैं, आराम से सड़कों पे घूमते हैं और आराम से एक शांति भरी जिंदगी जीते हैं। वहां पर कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े स्कूल्स या फिर वहां पर बड़े बड़े 6 लेन रोड्स भी नहीं होते हैं। वहीं पर टाउन्स में आए तो टाउन्स थोड़े से डेवलप्ड होते हैं एज कंपेयर टू द विलेजेस। तो वहां पर हाँ, बड़े छोटे मोटे मॉल्स, थोड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज और शॉप्स, मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। वहीं पर अगर हम सिटीज में आ जाएं तो सिटीज में तो जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सिटीज हैं जहां पर काफी ब्रॉड रोड्स होते हैं, काफी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, लोगों की लाइफ काफी फास्ट होती है। तो इस तरह ये तीनों में डिफरेंस था। तो ये डिफरेंस हमें आगे काफी काम आएगा। तो जैसे हमने पढ़ा था कि विलेजेस जो होते हैं वहां पर पंचायती राज सिस्टम होता है जो वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स और गांवों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उन्हें सॉल्यूशंस देता है, करेक्ट, उनका ध्यान रखता है, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब जब हम बात करते हैं अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज की, तो होता क्या है कि आपने मेट्रो सिटीज सुना होगा, राइट? इन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोलते हैं। बेसिकली ये हमारे देश की वो बड़ी बड़ी सिटीज हैं। सो दीज आर द बिग एंड इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ आवर कंट्री। जैसे अभी मैंने एग्जांपल्स बताए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो ये हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। अब क्योंकि लोग ज्यादा हैं, राइट, करेक्ट, तो रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा हैं, लाइफ काफी कॉम्प्लेक्स है, लाइफ की प्रॉब्लम्स काफी कॉम्प्लेक्स हैं, और इवन इनकी रिक्वायरमेंट्स भी काफी कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे आपने कभी गांव में ये नहीं सुना होगा कि ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ रही है या वहां पर पानी भर जा रहा है सड़कों पर, नहीं, ये सारी चीजें हम कहाँ पर सुनते हैं? शहरों में सुनते हैं, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि शहर ज्यादा न्यूज में रहते हैं इसलिए हम सुनते हैं, ऐसा नहीं है, बट जनरली ये प्रॉब्लम्स वहां पर हैं जहां पर ड्रेनेज का स्पेस कम, पेड़ पौधे कम और सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, जहां पर पानी को ग्राउंड में जाने के लिए भी जगह नहीं बची है। तो बेसिकली अगर हम विलेज लाइफ और टाउन्स और सिटीज की लाइफ देखें तो बहुत डिफरेंस होता है। विलेजेस में काफी कम पॉपुलेशन होती है, वहीं पर सिटीज और टाउन्स में पॉपुलेशन ज्यादा होती है। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से थोड़ी उनकी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होती हैं और साथ ही उनकी रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर नीड होती है किसी सेल्फ गवर्निंग बॉडी की, और इनके चैलेंजेस भी तो हैं। सो द टाउन्स एंड सिटीज दे रिक्वायर गुड रोड्स,
एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, अच्छी रोड्स चाहिए, सबके पास गाड़ियां हैं, या फिर वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। दे नीड प्रॉपर ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। उन्हें बड़े हॉस्पिटल्स, मार्केट, स्कूल्स और कॉलेजेस चाहिए जहां पर लोग अपना इलाज करा सके, जहां पर लोग अपनी खरीदारी कर सके, जहां पर बच्चे और एडल्ट्स पढ़ाई कर सके। तो इसलिए वहां पर ज्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और मार्केट्स की जरूरत होती है। तो ये तो हो गई अर्बन नीड्स। अब चैलेंजेस क्या हैं? सो लार्ज फंड्स आर असेंशियल टू कीप फॉर देयर कीप अप एंड मेंटेनेंस। अब चैलेंज ये आता है कि जब पॉपुलेशन ज्यादा है, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वहां पर ज्यादा फंड्स हमें चाहिए ताकि हम उनकी प्रॉब्लम्स के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे सकें। तो अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों के लिए एक स्कूल तो होना चाहिए, 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चों के लिए एक स्कूल तो हमें चाहिए ताकि वो वहां पर पढ़ सकें। तो उसके लिए फंड्स भी ज्यादा चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज, राइट? सो दीज अर्बन बॉडीज दे मैनेज अर्बन इश्यूज एंड देयर नीड्स। सो बेसिकली ये सेल्फ गवर्निंग अर्बन बॉडीज जो होती हैं, ये सिटीज और टाउन्स की नीड्स का ध्यान रखती हैं और उसके हिसाब से डेवलपमेंट कराती हैं। तो कौन कौन सी ये सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हैं? जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो ये बेसिकली हमें बिग सिटीज में देखने को मिलती हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज छोटे छोटे शहरों में होती हैं, जैसे से अजमेर एक छोटा सा टाउन है। इस छोटे से टाउन में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं बल्कि म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, जिन्हें हम म्यूनिसिपल कमेटीज भी बुलाते हैं। ओके, देन टाउन एरिया कमेटीज, देन कैंटोनमेंट बोर्ड्स, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एंड द पोर्ट ट्रस्ट। तो टाउन एरियाज कमेटीज मतलब, और इससे भी जो छोटे टाउन्स होंगे वहां पर टाउन एरिया कमेटीज होंगी। उसके बाद वो एरियाज जहां पर डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और वहां पर सिविलियंस भी रहते हैं, वहां पर होते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड्स। फिर आते हैं इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। तो ये इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जो होते हैं, ये अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। फिर आते हैं पोर्ट ट्रस्ट। तो पोर्ट जैसे जो शिपिंग पोर्ट्स होते हैं, हार्बर्स होते हैं, ये पोर्ट ट्रस्ट वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस कौन सी होती हैं? बिग सिटीज में, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द सिटीज सिविक नीड्स एंड डेवलपमेंट। जो सिटी की बेसिक नीड्स होती हैं, मतलब जैसे पानी का वेस्ट का डिस्पोजल, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई, रोड्स, स्ट्रीट्स, इन सब की जो जरूरत होती है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरा करती है, और वहां की नीड्स और डेवलपमेंट का काम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। नाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है ना, ऐसा नहीं है कि एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और हो गया। अब देखो, जैसे हम बात करें दिल्ली या मुंबई, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज हैं, तो सिर्फ एक अगर हम वहां पर हेड बिठा दें और वही सब कुछ देख रहा हो, क्या ऐसा होगा? नहीं। एक प्रॉपर, एक वो होता है ना कि एक प्रॉपर हिराकी होती है। एक ऊपर एक ऑफिसर होगा, उसके नीचे कुछ लोग काम कर रहे होंगे, उसके नीचे कुछ और लोग काम कर रहे होंगे, और इस तरह से ये पूरे कॉर्पोरेशंस काम करती हैं। सो मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट सिटीजन। तो बेसिकली वोटिंग होती है। वोटिंग कौन करता है? वो एडल्ट जो 18 एंड अबव 18 है, मतलब 18 और 18 प्लस हैं, वो वोट देते हैं, और उनकी वोटिंग से ही यहाँ पर मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं। तो जैसे एक बड़ी सी सिटी होती है, मान लो ये एक बड़ी सी सिटी है, इस बड़ी सी सिटी को अब कितना एरिया है, कितनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से इस बड़ी सी सिटी को ना हम डिवाइड कर देते हैं कुछ सेक्शंस में, और इन सेक्शंस को हम बुलाते हैं वार्ड्स। हर वार्ड से एक लीडर चुना जाता है, हर वार्ड का एक लीडर होगा, राइट? तो ये सब लीडर मिलकर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बनाएंगे, ठीक है? आगे बताती हूँ, मेंबर्स के बारे में आगे बताती हूँ। इनका टर्म जनरली 5 years होता है, एंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स दे डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। अब जैसे मैंने बताया कि एक बड़ी सी सिटी है, उस बड़ी सी सिटी को हमने डिवाइड कर दिया। अब वहां की पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से हम अलग अलग मतलब हम वार्ड्स बनाते हैं। तो अब मान लो कि ये सिटी इससे भी बड़ी है, तो हम इसी सिटी को और डिवाइड कर देंगे, तो मतलब वार्ड्स बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मेंबर्स और बढ़ जाएंगे। तो मान लो कि 1000 लोग हैं,
ठीक है, एक एग्जाम्पल है ये, यू डोंट जस्ट गो इन, मतलब फिगर को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना। तो जैसे 1000 लोगों पे से एक लीडर होता है, और अगर उस सिटी की पॉपुलेशन है से 10,000, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस सिटी को 10 वार्ड्स में डिवाइड कर देंगे और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। मान लो दूसरी सिटी है जहां पर 20,000 मेंबर्स हैं, 20,000 की पॉपुलेशन है, तो वहां पर हम उस सिटी को से 20 में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 20 वार्ड मेंबर्स आ जाएंगे। बात क्लियर हो गई, इतना से समझ आ गया। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द की ऑफिशियल्स, मतलब मेन जो ऑफिशियल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन, जिस कॉर्पोरेशन जिसे हम मेयर बुलाते हैं। तो मेयर को लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है, मेयर को कौन इलेक्ट करता है, लोग इलेक्ट करते हैं, और ये सारी मीटिंग्स को प्रिजाइड करता है, मतलब ये मीटिंग्स को लीड करता है। मीटिंग्स का क्या एजेंडा होगा, मीटिंग्स में पूरा डिसिप्लिन बनाए रखना, मीटिंग्स कहाँ कैसे होंगी, कब होंगी, कहाँ पर होंगी, ये सारा काम मेयर का होता है। इसका टर्म जनरली 1 to 5 years होता है। 1 year वहां पर होता है जहां पर मतलब इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के थ्रू जो भी सिलेक्ट होता है, जहां पर हमारे देश की जनता वोट कर रही है, वहां पर इनका टेन्योर 5 साल का होता है। ओके, इतनी सी बात समझ के आगे आते हैं ना। और डेप्यूटी मेयर, तो डेप्यूटी मेयर भी सिलेक्ट किया जाता है। मान लो मेयर छुट्टी पे चला गया, तो अब वो अगर 10 दिन की छुट्टी पे है तो 10 दिन मतलब एक सिटी को संभालना है, राइट, तो वो पोस्ट खाली नहीं छोड़ी जा सकती, तो उसकी जगह लेता है डेप्यूटी मेयर। और डेप्यूटी मेयर उस मतलब उस समय में जब वो छुट्टी पे होगा, मेयर छुट्टी पे होगा, तो उसका सारा काम संभालेगा। सो ही ऑल्सो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स अमंग देमसेल्व्स। अब इसमें क्या होता है कि डेप्यूटी मेयर के लिए कोई अलग से इलेक्शंस नहीं होते हैं, ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यही इलेक्टेड मेंबर्स अपना एक डेप्यूटी मेयर इलेक्ट करते हैं। बात क्लियर हुई। तो सबसे पहला मेंबर कौन सा पड़ा, सबसे पहला ऑफिशियल कौन सा पड़ा हमने, वो है मेयर। मेयर और डेप्यूटी मेयर को एक साथ ही आप रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब होता क्या है कि कमेटी का काम होता है, ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, राइट, तो इनका काम होता है कि पूरे सिटी का या टाउन, मतलब यहाँ पर तो बड़ी सी सिटी का डे टू डे वर्क देखना कि सड़कों पे अच्छी सफाई हुई है कि नहीं हुई है, जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं वो प्रॉपरली रोज के रोज मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, सफाई हो रही है, क्या साफ पानी लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, घर में जो वेस्ट डिस्पोजल है घरों का वो सही जगह जा रहा है या नहीं। तो ये सारी चीजें देखना जो डेली के काम है हमारे, हम लोगों के सिटी में जो डेली की चीजें हैं जिससे हमारी सिटी सही चलती रहे, वो काम देखना इनका काम है। सो नेक्स्ट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द म्यूनिसिपल कमिश्नर। तो अब नेक्स्ट जो सेकंड मेंबर आता है वो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, जिसे हम म्यूनिसिपल कमिश्नर भी बोलते हैं। अब जैसे मेयर होता है ना, तो मेयर का क्या काम होता है कि मीटिंग्स कराना, अपने एजेंडाज डिसाइड करना कि मीटिंग का ये एजेंडा होगा, उन मीटिंग में प्रॉपर डिस्कशंस हो, डिसिप्लिन बना रहे, ये देखना उनका काम है। कोई फॉरेन से कोई डेलीगेट आ गया, कोई फॉरेनर आ गया और वहां पर कोई मतलब उसको अगर उसके सामने अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो मेयर इज द हेड, मेयर इज द सिंबॉलिक हेड, कि वही हेड है सिटी का और वही सब कुछ बताएगा वहां पर, राइट। इवन अगर कोई सिटी का कोई बड़ा फंक्शन होता है तो वहां पर भी मेयर जो है वो हेड होता है वहां पर भी, और मेयर उस मीटिंग में या उस फंक्शन में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मेन काम करता है वो करता है म्यूनिसिपल कमिश्नर। तो मेन काम का सिंबॉलिक हेड है मेयर, और जो मेन काम करता है, जो सारे काम को एक्चुअल में देखता है, वो है म्यूनिसिपल कमिश्नर। तो इसे अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, जिस स्टेट में मान लो कि हमें मुंबई का म्यूनिसिपल कमिश्नर सिलेक्ट करना है, तो उसको लोग इलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब मैं और आप जाके हम लोग वोट नहीं करेंगे, या जो मुंबई के लोग हैं वो वोट नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी और गवर्नमेंट उसको म्यूनिसिपल कमिश्नर बनाएगी। बात क्लियर हुई। तो ये इलेक्ट नहीं होता है, इसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसका टर्म भी 3 to 5 years होता है, डिपेंडिंग ऑन
द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के हिसाब से 3 से 5 साल तक उस एरिया का म्यूनिसिपल कमिश्नर रहता है और ये सुपरवाइज करता है द फंक्शनिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन, कि जो मीटिंग में डिस्कस हुआ, जो मेयर ने जो मीटिंग्स कराई, उनके जो एजेंडास थे, जो फाइनल हुआ, जो डिसीजंस आए, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, ये देखना काम है म्यूनिसिपल कमिश्नर का, राइट? तो बात समझ आई? तो ही विल सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। बाकी इसको जो भी पैसा मिलता है, मतलब जो भी सैलरीज आती हैं, वो सब स्टेट गवर्नमेंट से ही आती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द स्पेशल मेंबर्स एंड रिजर्वेशंस। अब होता क्या है ना कि जब हम बात करते हैं मेयर की, तो मेयर, जैसे हमने क्या किया था, हमने एक सिटी ली थी और हमने इस सिटी को डिवाइड कर दिया था कुछ वार्ड्स में, राइट? तो ये सिटी थी, सिटी को हमने पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया और हमने अलग अलग वार्ड्स बना दिए। हर वार्ड से चुनकर एक मेंबर आ गया हमारे पास, ठीक है? उसे हम बुलाते हैं काउंसलर, उसे हम काउंसलर बुलाते हैं। हर एक वार्ड से एक काउंसलर आता है, करेक्ट? तो मान लो कि यहाँ पर 10 काउंसलर आ गए इस सिटी में हमारे। ओके, तो ये जो 10 काउंसलर है ना हमारे, ये 10 काउंसलर डिसाइड करेंगे कि उनका ऑल्डरमैन कौन होगा। मतलब जरूरी नहीं है किसी का होना, लेकिन वो इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो 10 काउंसलर हैं, ये डिसाइड करेंगे कि हमारा ऑल्डरमैन कौन होगा। अब बात ये है कि ऑल्डरमैन होता क्या है। तो ऑल्डरमैन एक ऐसा रिस्पेक्टेड, एक ऐसा रिप्यूटेड सिटीजन होता है उसी सिटी का, जिसका किसी ना किसी फील्ड में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा हो। मान लो उसने एजुकेशन की फील्ड में उसका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, उसने स्कूल्स की अच्छी डेवलपमेंट कराई है, रिसर्च की है, स्कूल्स को बेटर बनाने के लिए काफी मेहनत की है, या वो किसी पब्लिक सर्विस का था, राइट? किसी कोई मतलब बड़ा से आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड है, या फिर और कोई ऐसा ऑफिसर रिटायर्ड है, तो उस केस में ऐसा एक इंसान जो कोई एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेड सिटीजन है उस सिटी का, उसे ऑल्डरमैन सिलेक्ट किया जाता है। अब बात है कि क्यों किया जाता है। किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इन काउंसलर्स को, ये जो पूरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहाँ पर जो मेयर है, उसके जो काउंसलर्स हैं, वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, उनके डिसीजंस में उनकी हेल्प करता है। कि अगर मान लो किसी ने बोला कि ये एरिया है, इसमें 50,000 बच्चे हैं, लेकिन स्कूल तो सिर्फ 10 ही हैं, ठीक है? अब बाकी बोल रहे हैं कि ठीक है, उसी में सेक्शंस बढ़ा दो और हो जाएगा। लेकिन ऑल्डरमैन बोले कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, इससे बच्चों की पढ़ाई पर, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, तो हमें कोई और जगह देखनी चाहिए और कहीं और स्कूल बना के, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बच्चों को वहां शिफ्ट करना चाहिए, राइट? तो बेसिकली ऑल्डरमैन का काम है डिसीजंस में अपनी राय देना। ऐसा नहीं है कि फाइनल वोटिंग में ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा कि हाँ ये डिसीजन है कि नया स्कूल बने या नहीं बने, तो ये बोलेगा कि बने, इसमें मैं वोट देता हूँ। वो वोट नहीं दे सकता, वो सिर्फ अपनी राय देगा। क्लियर? अब आते हैं रिजर्व्ड सीट्स। अब होता क्या है कि हर जगह ना कुछ रिजर्वेशंस होती हैं फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, इवन देयर इज रिजर्वेशन फॉर वुमेन, ठीक है? तो कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट से कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, या शेड्यूल्ड ट्राइब से आएगा, या किसी और बैकवर्ड क्लास से, या फिर वहां पर काउंसलर जो होगी या फिर जो वार्ड मेंबर होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक विमेन ही हो सकती है। तो ऐसे रिजर्वेशन भी होती है। नाउ कमिंग ऑन टू द फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। चलो ठीक है, एक बार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम ऐसे डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर होते हैं मेयर, राइट? मेयर के बाद यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, मेयर के बाद यहाँ पर होते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर, राइट? तो म्यूनिसिपल कमिश्नर्स यहाँ पर होते हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे, मेयर के अंडर बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं। तो ये मेयर और ये काउंसलर्स एक साथ मिलकर डिसीजंस लेते हैं, और इसी के नीचे आता है ऑल्डरमैन,
जो उनको डिसीजंस लेने में हेल्प करता है अपने अनुभव से, जो भी उसके अनुभव रहे होते हैं लाइफ के, उसके बेसिस पर वो अपने डिसीजंस देता है। अब हम बात करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फंक्शंस की। तो फंक्शंस ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंपल्सरी, एक होते हैं ऑप्शनल। कंपल्सरी मतलब वो चीजें जो उनको करनी ही पड़ेंगी, और ऑप्शनल वो चीजें कि अगर उनके पास फंड्स हैं या फिर उन चीजों की जरूरत उनको लग रही है तो वो इन कामों को कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब चलते हैं कंपल्सरी फंक्शंस में। सबसे पहला होता है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना और उनके आसपास सफाई रखना। तो सफाई रहेगी तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट दे नीड टू टेक केयर। हॉस्पिटल्स का ध्यान रखना कि हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लोगों के हिसाब से नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स होने चाहिए, डिस्पेंसरीज होनी चाहिए, मैटरनिटी, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स होने चाहिए। उसके बाद वैक्सीनेशन एंड इनॉक्यूलेशन अरेंजमेंट्स। अब जैसे पहले कोविड आया था तो कोविड में कि हम हर एक सिटीजन को, जिनकी एज ग्रुप के हिसाब से जो कोविड वैक्सीन आई थी, अगर वो कोविड जो वैक्सीन आई थी तो हर एक सिटीजन को वो लगे, ताकि लोग कोविड से बचें और जो डेथ्स हो रही हैं उनका नंबर कम हो सके, लोग हेल्दी रहें और सेफ रहें। तो ये अरेंजमेंट्स कराना भी किसका काम है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। नेक्स्ट इज गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीनिंग। तो सैनिटेशन में और हेल्थ में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो घरों से कूड़ा निकल रहा है या सीवेज है वो सही जगह पर जाके सही ढंग से डिस्पोज ऑफ हो और उसका ट्रीटमेंट भी हो, ताकि वो हमारे आसपास के एरियाज को गंदा ना करे। सो रोड्स में प्रॉपर ड्रेनेज चाहिए, ड्रेन सही होनी चाहिए, पब्लिक टॉयलेट्स हर जगह पर बने हुए चाहिए ताकि लोग पब्लिक टॉयलेट्स का यूज करें, ना कि पार्क्स में, रोड्स में, सड़कों के आसपास गंदगी फैलाएं। बात क्लियर हुई? देन मॉनिटरिंग क्वालिटी ऑफ फूड इन शॉप्स, मार्केट्स एंड रेस्टोरेंट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हेल्थ और सैनिटेशन के लिए कि जो स्ट्रीट, हमारी कंट्री में स्ट्रीट फूड का काफी चलन है, राइट। रेस्टोरेंट्स काफी सारे हैं, छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं, छोटे छोटे भी हैं। तो इनका काम होता है कि ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है ये कहीं पर जाके भी, किसी भी रेस्टोरेंट में, फूड जॉइंट में, कहीं पर जाकर भी क्लीनलीनेस चेक कर सकते हैं, किस सफाई से खाना बन रहा है, क्या खाना हेल्दी बन रहा है, लोगों की हेल्थ तो नहीं खराब हो रही है। तो ये इनके प्राइमरी और कंपल्सरी फंक्शंस में आता है। सेकंड इज वाटर सप्लाई, कि लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, पानी जो घरों में जा रहा है, जो लोग यूज कर रहे हैं, वो कंटैमिनेटेड ना हो। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, तो बड़े बड़े टैंक्स बनाना जगह जगह पे, ताकि आसपास की पॉपुलेशन को साफ सही ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। नेक्स्ट इज द पब्लिक वर्क्स एंड सर्विसेज। तो इनका काम होता है सिटी का लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, कि पुलिस, जैसे कि पुलिस काम करती है तो पुलिस क्या करती है कि सही लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। कहीं पर से कोई दो गाड़ियां टकरा गई तो वो आपस में लड़ रहे हैं, पूरा ट्रैफिक जैम हो रखा है, तो उनको सॉर्ट आउट कराना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, सॉल्यूशन देना, अगर किसी का नुकसान हुआ है तो जिस तरह से भी वो काम चलता है वो हो सके और बाकी सारी जो सिटी है वो सही से चल सके, राइट। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, पब्लिक बिल्डिंग्स, मार्केट्स, क्रेमेटोरिया एंड ग्रेवयार्ड्स। तो इन सब की कंस्ट्रक्शन कराना, रोड्स हो, ब्रिजेस हो, पब्लिक बिल्डिंग्स हो, ये सब कुछ हो ताकि लोगों की जो नॉर्मल जिंदगी है ना वो सही चलती रहे। देन स्ट्रीट लाइट का अरेंजमेंट कराना, मेंटेनेंस ऑफ फायर ब्रिगेड, की कहीं पर आग लग जाती है तो हमारे आसपास फायर ब्रिगेड हो, फटाफट आके आग बुझा दे, करेक्ट। डिमोलिशन ऑफ डेंजरस एंड इलीगल बिल्डिंग्स। तो इलीगल बिल्डिंग्स अगेन काफी सारी हम सुनते हैं आसपास और डिमोलिशन भी उनका सुनते हैं। तो ऐसी इलीगल बिल्डिंग्स, ऐसी डेंजरस बिल्डिंग्स को डिमोलिश कराना, ये भी इन्हीं का काम है। देन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। तो जो उस एरिया में जो बर्थ, मतलब जो लोग पैदा हो रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए रखना। ओके, तो बात समझ के आगे चलते हैं। पब्लिक एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। तो अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया,
करेक्ट। तो अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम अपने नेचर को समझेंगे, साइंस को, मैथ्स को, इन सब चीज़ों को, एसएसटी को हम समझेंगे, तो हम अपने आसपास से ना काफ़ी जागरूक हो जाएंगे। और व्हेन वी आर वेल अवेयर अबाउट आवर सराउंडिंग्स, तो हम ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि दंगों में लड़ाइयाँ करने लग गए, दंगे करने लग गए, पेड़ काटने लग गए, या गुस्सा आया तो अपने ही देश की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने लग गए। तो जब हम पढ़े लिखे होंगे तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिस पब्लिक एजुकेशन। देन एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स बनाना भी इन्हीं का काम है। देन 14 ईयर्स तक तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का हर बच्चे को अधिकार है, और वो प्रोवाइड कराना भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है बड़ी बड़ी सिटीज में। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑप्शनल फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जो ऑप्शनल हैं, कौन से हैं? जैसे पब्लिक पार्क्स, गार्डन, जूस, थिएटर्स, पिकनिक रिजॉर्ट्स, लाइब्रेरीज और म्यूजियम्स बनाना। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर लोग ना जाके रिलैक्स कर सकें, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक जाएं, अपना लाफ्टर क्लब चलाएं, अपना योगा क्लब चलाएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, गार्डन जाएं, बच्चों को जू लेके जाओ, फिर थिएटर्स में बच्चों को मूवीज़ दिखाओ, खुद भी मूवीज़ देखो, मतलब मम्मी पापा भी मूवीज़ देखें, वो भी फ्रेश हो। तो ये सारी चीज़ें बनवाना ये भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, डिपेंडिंग ऑन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। Then the maintenance of old age homes, orphanages, night shelters and rest houses. तो ये भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक ऑप्शनल काम है। Then supply of cooking gas and milk, again an optional function of municipal corporation. Then coming on to organizing cultural events. तो जब जरूरत हो, मतलब जैसे होता है ना, आपने देखा होगा, अगर आप कहाँ पर रहते हो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, तो वहां पर हर साल कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता होगा, राइट। जैसे अगर आप हिमाचल में जाओ, तो हिमाचल में ना हर एक मतलब टाइम आता है जब वहां पर बहुत सारे मेले लगते हैं। हिमाचल के अलग अलग कोने में, जैसे शिवरात्रि का मेला मंडी में लगता है, कुल्लू का दशहरा होता है, राइट। वैसे ही अगर आप आ जाओ केरला में आ जाओ, ठीक है, बिल्कुल साउथ में आ जाते हैं, तो साउथ में ओणम फेस्टिवल काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। फिर अगर हम आए आगे, क्रिसमस पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो ये सब अरेंज कराना भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस का ही काम है। देन चील नहीं है, दिस इज चीप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अरेंजमेंट कराना भी अगर रिक्वायरमेंट हो। तो आई होप आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन समझ आ गया है, किसकी है? बड़ी बड़ी सिटीज की। अब हम बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज की। म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कमेटीज, ओके, यहाँ लिख देती हूँ कमेटीज, ठीक है। सो म्यूनिसिपल कमेटीज, ओके। तो म्यूनिसिपल कमेटी कहाँ पर होती हैं, या म्यूनिसिपैलिटीज ये होती हैं छोटे छोटे सिटीज और टाउन्स में। इनकी पॉपुलेशन होती है से 20,000 से मतलब 5 लाख तक। तो आजकल तो ये कहीं कहीं पर आप इसमें 10 लाख भी देखोगे, राइट। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, या हम बिग सिटीज उन सिटीज को बोलते हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होती है, और हम स्मॉलर सिटीज या टाउन्स उनको बोलते हैं जहां की पॉपुलेशन 20,000 से लेके 5 to 10 लाख के बीच में होती है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 20,000 से 5 लाख याद रख लो, इवन 10 लाख is also right. Now it serves as a local self-governing body in such urban areas. तो ना तो ये villages हैं, ना ही ये big cities हैं, ये हैं छोटे छोटे towns जहाँ पर municipalities और municipal committees exist करती हैं। तो म्यूनिसिपल कमेटीज अगर हम इनको ना, इनका स्ट्रक्चर देखें ना, तो इनका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है। एक हेड होता है, फिर एक कमिश्नर होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। लेकिन इस क्लास में हमें वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें हम डायरेक्टली इनके फंक्शंस पे आएंगे। तो फंक्शंस क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस दे परफॉर्म डे टू डे वर्क। तो जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस कर रही थी, वैसे ही म्यूनिसिपल कमेटीज या म्यूनिसिपैलिटीज करती हैं। तो वो भी क्या करेंगी? वो भी डे टू डे काम को देखेंगी। जैसे वेरियस कमेटीज, वहां पर एजुकेशन कमेटी भी होगी, पब्लिक हेल्थ भी होगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग भी होगी। तो सेम होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कि हर एक के लिए ना एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होगा, वहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, और वही डिपार्टमेंट्स जो है वो इन सब कामों को देखेंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी सिमिलरली काम किया जाता है।
नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या है? सो स्टेट गवर्नमेंट सुपरवाइजेस द वर्किंग ऑफ द लोकल गवर्निंग बॉडीज। तो देखा जाए ये भी तो वही मेंबर्स हैं जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी तो गवर्नमेंट ही हुई, राइट? गवर्नमेंट क्या होती है मैंने आपको बताया है, राइट? लास्ट क्लास में बताया तो है। तो गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं और वो हमारे लिए, हमारी बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में? गवर्नमेंट का रोल है इन लोकल बॉडीज की सेल्फ गवर्निंग को सुपरवाइज करना, कि देखो पैसा हम दे रहे हैं, तुम्हें इलेक्ट भी किया है लोगों ने, पर क्या तुम काम कर रहे हो, ये करेगा स्टेट गवर्नमेंट। सो इट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द अंडर परफॉर्मिंग बॉडीज एंड हैज द पावर टू डिसॉल्व नॉन फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें पावर होती है कि ये नॉन फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को डिसॉल्व कर सके। तो वो लोग जो काम नहीं कर रहे हैं उनको बोलेंगे टाटा बाय बाय। Now the cooperation and training. So central government and local bodies, they usually cooperate in carrying out their duties. तो अगर सिर्फ लोकल बॉडीज को बोला जाए कि आप सारा काम करोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। दे विल नीड द हेल्प ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट कहीं पर डेवलपमेंट कराना चाहती है तो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट लोकल जो बॉडीज हैं वो भी उनका स्टेट गवर्नमेंट का साथ दें। तो बेसिकली जब ये दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तभी प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगी और काम भी ऐसे ही पॉसिबल होते हैं। सो इट एम्स टू ट्रेन एंड एनकरेज यंग पीपल टू बी द गुड सिटीजन। तो इनका काम है कि जो यंग लोग हैं उनको ट्रेन करो, उनको एनकरेज करो ताकि वो अच्छा काम करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से चीजों को सीखें और एक अच्छे सिटीजन